नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। चंद्रयान 3 देश का गौरव या भारतीय जनता पार्टी का गौरव। दूसरा, मायावती जी अंतिम फैसला कब लेंगे। तीसरा, भूपेश बघेल क्या डर के आगे जीत है की स्थिति में पहुंच गए हैं। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार एक मुश्त भी हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, चंद्रयान 3 देश का गौरव या भारतीय जनता पार्टी का गौरव। भारत कल चौथा देश बना इस दुनिया में जिसने चंद्रमा पे अपना चंद्रयान भेजा। यूएस, रशिया और चीन के बाद हम चौथे ऐसे देश थे, और एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है कि हम पहले ऐसे देश हुए हैं जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, जो उनका साउथ पोल है, वहाँ पे हमने सबसे पहले पैर रखा। पैर मतलब हमारे चंद्रयान ने पैर रखा, और एक तरह से ही हमारी तकनीकी और हमारे स्पेस रिसर्च का एक क्वांटम जंप है। एक चीज़ और समझना होगा कि ये कोई 3 ट्रिलियन इकॉनमी, 5 ट्रिलियन इकॉनमी जैसी बात नहीं है, क्योंकि 3 ट्रिलियन इकॉनमी और 5 ट्रिलियन इकॉनमी में मैनेजमेंट, नेतृत्व, विजन से ज़्यादा आपके जो बढ़ते हुए नंबर है ना, 140 करोड़ हम लोग हो गए, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ उस 3 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने में है। तो ये जो चंद्रयान 3 है, ये एक विजन की बात है, एक अनवरत श्रम की बात है। एक सफलता के पीछे कितने त्याग है, कितनी तपस्या है और कितनी विफलताएं होंगी, ये उसका कुल जमा जो फल है वो चंद्रयान 3 है। अभी तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू स्पेस में है, और इसलिए हिंदुस्तान के लिए आवश्यक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, मोदी जी संभव जब ये ब्रेक थ्रू हुआ तो वो ना हिंदुस्तान में थे और ना वो वहाँ पे मौजूद थे स्पेस सेंटर पे कि सबको वो खुद मॉनिटर करें। हालांकि जैसे ही ये हुआ तुरंत वो भी स्क्रीन पे आ गए, लेकिन शायद मोदी जी का, अगर आपको याद हो ना, उनकी एक स्पीच आई थी कि अगर मोदी नसीब वाला है और मोदी के नसीब से अगर तेल का रेट कम हो जाता है तो नसीब वाले का क्या करेंगे। तो मोदी जी के नसीब से एक बार, अगर आपको याद है, पुराना जब एक बार मामला हुआ था चंद्रयान का, तो वो गड़बड़ा गया था। तो शायद मोदी जी इस वजह से भी नहीं गए होंगे, कुछ उनको जैसे कह लूँगा टुटका होता है भैया, जाएंगे तो फिर से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इसमें जो मोदी जी जो ये कह रहे हैं ना, जो भी कह रहे हैं, इसकी पूरी सफलता का श्रेय खुद ले रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड है। कोई और प्रधानमंत्री होता तो शायद इतने खुले मुंह से नहीं कहता, लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं, कि दिक्कत जो मोदी जी की है कि मोदी जी का ये कहना है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ उनका है और इसके अलावा और कोई नहीं है। इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि ये सब मोदी जी के कारण हुआ। ये भी दिया जा रहा है कि उन्होंने इतना पैसा दिया। आज जब भारत मोदी जी के लिए एक 8,000 करोड़ का जहाज खरीद सकता है, तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसा पैसा नहीं है जो भारत इस चंद्रयान 3 की सफलता के लिए न दे पाए। मुख्य मुद्दा यह है कि जब हमारे पास साधन कम थे, हमारे पास विकास की और ज़रूरतें थीं, हमारे पास भोजन एक बहुत बड़ी समस्या थी, उस समय किसी आदमी ने यह सपना देखा, किसी व्यक्ति ने यह सपना देखा, कुछ लोगों ने यह सपना देखा कि एक दिन भारत चंद्रमा पे पहुंचेगा। मैं थोड़ी आपकी जानकारी के लिए 1-2 बातें इसलिए बता दूं कि ये चीजें भी आपको समझना जरूरी है। इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी, लेकिन वो इसरो के रूप में नहीं, उस समय इनको स्पार बोल रहे थे, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम करता था। जब इसकी स्थापना हुई तो मूल रूप से इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स होमी भाभा और विक्रम साराभाई थे, और इनिशियली जो 4-5 लोगों ने मिलके इसमें काम करना शुरू किया, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। ये विक्रम साराभाई के
कि मुख्य रूप से उनके कहने से और जवाहरलाल नेहरू को भी ये लगा कि इस तरह का एक कोई काम होना चाहिए। तो ये वो 62 में सपना देख रहे थे जो थे कि किसी दिन हम चांद पे पहुंचेंगे। एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग, और वो स्टोरी आप सब लोगों का जानना जरूरी है, मैंने भी अभी हाल में पता लगी, पहले मुझे भी नहीं थी, अभी पता लगी। जो इसका लॉन्चिंग स्टेशन है ना, जो हिंदुस्तान की स्पेस उसका, वो थुम्बा में है। थुम्बा कहाँ है? केरल में है। और ये 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके इस्टेब्लिश होने की एक रोचक कहानी है, और ये कहानी एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपनी किताब इग्नाइटेड माइंड्स में उन्होंने ये इसका साफ साफ जिक्र किया है कि ये कैसे क्या सब हुआ था। हुआ ये कि जब इसरो, मतलब उस समय टेक्निकली इसरो 67 या 69 में बना, उस समय इसका नाम दूसरा था, लेकिन इसरो का जो लॉन्च पैड जब ओरिजिनल बनने की बात आई, तो वो जिस जगह उसको चाहिए था और उसको जहां पे वो आइडियली होता, वो ये था कि वो इक्वेटर के ठीक ऊपर होना चाहिए था। पर दिक्कत क्या थी कि जो जब हिंदुस्तान में वो स्थान ढूंढा गया, तो ये पता लगा कि 1944 का बना हुआ एक चर्च वहां पे स्टैब्लिश्ड है, मैगडलेन चर्च, जो थुम्बा में था। और उसकी जो ऑल्टर वेदी आज भी है, जो ऑल्टर बोलते हैं, जो हम लोगों को हिंदू समाज में जो वेदी बोलते हैं, वो आज भी सुरक्षित है। अब दिक्कत ये हुई कि उस चर्च के पादरी के पास विक्रम साराभाई गए और उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है और हमें इसी जगह, क्योंकि यहीं से आइडियल वो है स्पेस सेंटर, स्पेस लॉन्चिंग सेंटर बनने के लिए। तो जो वहाँ के बिशप थे उस चर्च के, उन्होंने कहा कि संडे को हमारा मास होती है और मतलब सामूहिक प्रार्थना होती है, आप उस दिन आइए और फिर हम लोग उस दिन डिसाइड करेंगे। संडे का जब मास था तो उस दिन विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम खुद गए। ये उनकी किताबों में लिखा है, मैंने वहीं से मतलब पता लगा है मुझे। खुद गए। बिशप ने अपनी मास के बाद जब वो अपने लोगों से बात करते हैं, तो उन्होंने अपने लोगों से कहा, जो ईसाई लोग थे, कि भाई मेरा काम भी मानवता की सेवा करना है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। साइंस का भी ये काम है। और अब ऐसी बात आ गई है, इसरो को ये स्थान चाहिए क्योंकि यहीं से स्पेस लॉन्चिंग सेंटर सबसे अच्छा बन सकता है। तो क्या किया जाए? और आपको सुन के गर्व भी होगा और आनंद भी होगा कि सबने एक स्वर ने, सारे ईसाइयों ने एक स्वर में कहा कि नहीं नहीं, चर्च से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्पेस रिसर्च सेंटर है। वो चर्च को इसरो को दे दिया गया, लेकिन इसरो ने भी उसको इंटैक्ट रखा है। आज वहाँ जो स्पेस म्यूजियम बना है वो उसी चर्च में बना है। वो ऑल्टर भी, वो जो वेदी है वो भी आज भी सुरक्षित है, इमारत तोड़ी नहीं गई। और सबसे बड़ी जो वहाँ से एक बात है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि यूनिकनेस ऑफ इंडिया की ये बात थी कि इसरो के लिए उस जगह को मांगने एक हिंदू और एक मुसलमान गया, और इसरो को जगह देने वाला एक ईसाई था। तो शायद इस चीज़ को हिंदुस्तान से कोई नहीं ले सकता है। 1972 में डिपार्टमेंट, अब इसरो की यात्रा यह है कि 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आया। पहले एटॉमिक्स उसमें था, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंदिरा गांधी ने अलग से बनाया, डीओएस, इसरो को उसमें ट्रांसफ़र किया। और इसरो ने तमाम, आर्यभट्ट बोलिए, रोहिणी बोलिए, तमाम 80 के दशक में इस तरह के उपग्रह छोड़े। अप्रैल 1984 में, अगर आपको याद हो, राकेश शर्मा एक समझौते के तहत अंतरिक्ष, पहले भारत के अंतरिक्ष यात्री बने। और वो एक फेमस लाइन थी, जब इंदिरा गांधी से उनकी बात हुई और उन्होंने पूछा कि भाई भारत कैसे दिखता है, तो उनकी वो फेमस लाइन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चंद्रमा का मिशन फिर शुरू हुआ। चंद्रयान 1 2008 में था पहला। मंगलयान भी हम भेजने लगे। और आज ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है, और वो है कि हमने चंद्रयान 3 के रूप में एक बड़ी सफलता, एक जिसको कहते हैं ना क्वांटम लीप, एक कई दशकों की बात हमने आज यहाँ की है। लेकिन ये याद करते समय हरदम याद रखिएगा कि इसके पीछे बहुत से लोगों की मेहनत, बहुत से लोगों की तपस्या, और इसको सिर्फ ये खारिज कर देना कि ये 2014 के बाद कोई मुट्ठी भर लोग आए और उन्होंने ये किया, वो शायद उचित नहीं होगा। अब बात दूसरी कर ले, मायावती जी अपना अंतिम फैसला कब लेंगी? मायावती जी ने कल फिर एक लखनऊ में राज्य स्तरीय एक अपने पार्टी की बैठक की,
हालांकि इस बैठक का एक बड़ा चेंज ये था कि उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को ऑफिशियली इस बैठक में बुलाया और मतलब उनको एक तरह से पार्टी के काडर में ठीक से इंट्रोड्यूस फिर से किया। अब आकाश आनंद जी को मायावती जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। उनको उन्होंने जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें रामजी गौतम जो उनके राज्यसभा सांसद हैं उनके साथ कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से यही आकाश आनंद ही देख रहे हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के लिए, और उसका सुपरविजन यही कर रहे हैं। मायावती जी ने कल फिर अपने उस पार्टी के सबसे बातचीत करके कहा कि वो सोलो, अकेले वो चुनाव मैदान में उतरेंगी, वो किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगी। उन्होंने उसका तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि इस अलायंस से कोई फायदा होता नहीं है क्योंकि बीएसपी के वोट तो ट्रांसफर हो जाते हैं अलायंस पार्टनर को, पर जो अलायंस पार्टनर है उसके वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं होते हैं और बीएसपी को इस वजह से कोई गठबंधन से फायदा नहीं होता है। लेकिन मुझे थोड़ा एक चीज समझ में नहीं आती है, 2014 में बीएसपी बिना अलायंस के लड़ी थी, उसकी सीट 0 थी। 2019 में बीएसपी सपा के साथ अलायंस में लड़ी थी, उसकी सीट 10 हो गई। तो अलायंस से फायदा नहीं होता है, ये बात तो बेमानी है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि उनके वो ट्रांसफर होते हैं बीएसपी के, लेकिन दूसरे के अलायंस पार्टनर के नहीं होते हैं। सपा के 2014 में 5 एमपी थे, लेकिन 2019 में जब वो बसपा के साथ उसने अलायंस किया, जहां पे बसपा का ये दावा है कि सारे वोट ट्रांसफर हुए, तब भी उनके 5 ही एमपी रहे थे। तो इसको जरा समझने की वाली बात होगी। बार बार मायावती जी एक चीज कह रहे हैं कि वो पोस्ट पोल अलायंस करेंगी, वो प्री पोल अलायंस नहीं करेंगी, वो इलेक्शन के बाद अलायंस करेंगी, और वो इस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर हैं। इधर कांग्रेस और विपक्ष के इंडिया में एक बड़ी चेंज ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो मुख्य पार्टियों के अध्यक्ष लोग हैं, चाहे सपा के वो बैकवर्ड अध्यक्ष हैं, बीजेपी के बैकवर्ड अध्यक्ष हैं, मैं बात ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने खाबरी जी को अपना अध्यक्ष बनाया हुआ था जो दलित समुदाय से आते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि खाबरी जी का जाना और अजय राय का जो एक अपर कास्ट भूमिहार हैं उनका अध्यक्ष बनने के पीछे कारण यह भी है कि मायावती जी को कांग्रेस चाहती है कि वो पूरा दलित स्पेस उनको दिया जाए, उनको कोई यूपी में उस स्पेस को कोई चैलेंज ना करे, जिससे मायावती जी भी खुश रहें, उनको लगे कि मैं पूरे दलित को एड्रेस यूपी में कर पाऊंगी। और अगर ये चीज हो जाती है, अगर इस तरह की बात है, तो देखना होगा कि मायावती जी इंडिया के साथ या कांग्रेस के साथ कौन सा गठबंधन करती हैं। क्योंकि एक कारण और लोग इसको इसलिए भी कह रहे हैं कि पीएल पूनिया भी रेस में थे, उनका बहुत संभावना थी, लेकिन वो पीएल पूनिया साहब को नहीं बनाया गया, जिसका कारण यह है कि वो दलित थे। ऐसा मुझे लगता है कि मायावती जी अभी जो 4 विधानसभा है तो 5, लेकिन मिजोरम में वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन 4 विधानसभा में वाटर टेस्टिंग कर रही हैं, पानी की गहराई नाप रही हैं। क्योंकि एक थ्योरी जो ये कहती है कि मोदी जी और भाजपा को 1/3 वोट मिले, 2/3 वोट उनके विरोध में थे, वो अभी ये देखने वाली बात है कि इस 2/3 वोट जो उनके विरोध में थे वो एक जगह इंडिया के पास जाके कंसोलिडेट हो रहे हैं या वो अलग अलग पार्टी को अलग अलग जगह मिल रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा के जब इलेक्शन हो जाएंगे और दिसंबर जनवरी के करीब जब इलेक्शन बिल्कुल सिर पे होगा, तब मायावती जी ये तय करेंगे और उस हिसाब से उनका जो भी आकलन होगा कि 2024 में ये एनडीए बनाम इंडिया का इलेक्शन हो रहा है, जहां पे 2 ध्रुवीकरण हो रहा है वोटों का, बाइपोलर वोट हो रहे हैं, या सबकी अपनी अपनी दुकान चल रही है। क्योंकि मेरे अनुसार अगर ये ध्रुवीकरण हो रहा है तो मायावती जी को किसी एक अलायंस के साथ आना होगा, इतनी पॉलिटिक्स वो सबसे समझती हैं। और मेरी अपना आकलन ये है कि जब वो किसी ऑप्शन को चूज करेंगे कि एनडीए या इंडिया, तो शायद उनके लिए इंडिया अलायंस ज़्यादा उनको सूट करेगा, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है जिसमें मुस्लिम भी एक बड़ी मेजर तादाद में है, वो शायद इंडिया के साथ ज़्यादा सूट करेगा बनिस्पत एनडीए के। तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे मायावती जी अपना अंतिम निर्णय कब लेती हैं। अब तीसरी बात, भूपेश बघेल जी के लिए डर के आगे जीत है की स्थिति में पहुंच गए लगता है।
कल भूपेश बघेल का जन्मदिन था और भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा कि मोदी जी और अमित शाह साहब, आपने मुझे बहुत बढ़िया जन्मदिन का तोहफा दिया है। जन्मदिन का तोहफा ये था कि मोदी जी मतलब जो बीजेपी जो ईडी के थ्रू रेड करने का काम करती है, वो कल झारखंड में भी हो रहा था और वो कल छत्तीसगढ़ में भी हो रहा था। हालांकि इसका एक बड़ा कारण ये भी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सारे प्री पोल सर्वे, सारे आकलन, सारी एनालिसिस ये कह रही है कि वहाँ कांग्रेस वापस आ रही है, वहाँ बीजेपी उनको चैलेंज करने की स्थिति में भी नहीं है। क्योंकि एक बात तो ये कि कांग्रेस का जो अंदरूनी कलह है था, अगर छोटा मोटा भी, वो कांग्रेस ने उसको टैकल कर लिया है। वहाँ पे एक सिंहदेव साहब थे, वो ऑलरेडी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए गए हैं। ताम्रध्वज साहू जी थे जो एक और मतलब नेतृत्व को चैलेंज कर सकते थे, उनको CWC में लाके अब वहाँ समन्वय है। बघेल जी का शासन ज़्यादातर उन्होंने अपने जितने पुराने कांग्रेस के वादे थे वो पूरे किए हैं पिछली बार, और 2-3 जो उसकी हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि धान की खरीद अभी भी वहाँ MSP से ज़्यादा प्राइस पे होती है। दूसरा, वो जो गोबर खरीद हो रही है वहाँ पे, वो भी एक बड़ा हिट हुआ है वहाँ पे। मुझे एक चीज़ और लगती है जो छोटी चीज़ है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, अजीत जोगी जी अब नहीं है, और अजीत जोगी जी के न रहने से उनकी पार्टी के वोट ज़्यादा बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा वोट कांग्रेस के साथ जाएंगे। बघेल जी के जो नज़दीकी थे विनोद वर्मा जी, जो शायद उनके कोई रिश्तेदार भी हैं, उनको हालांकि उन्होंने उनको पॉलिटिकल एडवाइज़र बना के कैबिनेट की रैंक दे रखी है। ये विनोद वर्मा साहब पुराने पत्रकार रहे हैं। 2017 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि तब ये रमन सिंह कैबिनेट के किसी मंत्री की आपत्तिजनक कुछ वीडियो इनके पास आ गए थे और ऐसा कहा गया था कि ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं। फिर ये गिरफ्तार हुए, इनकी जांच CBI को सौंप दी गई, फिर ये मतलब जमानत पे बाहर आ गए। वो 6 साल हो गया है, उस जांच में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता है, वो ठंडे बस्ते में ही पड़ी हुई है। बघेल जी के जो दूसरे 2 OSD आशीष वर्मा और मनीष बंचौर जो थे, ये लोग भी के यहाँ भी रेड पड़ी, और एक लोकल उद्योगपति जो इनसे करीबी माने जाते हैं विनोद भाटिया के यहाँ भी पड़ी है। बघेल जी को लोग जितना भी तंग करें, मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों से अब जब इलेक्शन 2 महीना रह गया तो इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। इस पर एक चीज़ ज़रूर होती है, जब बीजेपी ये काम करती है तो भले ही उसका 1 वोट कम हो, ठीक है, उसको अपने जो ट्रोल लोग हैं, उनके जो समर्थक लोग हैं, उनको ये कहने के लिए मिल जाता है कि देखा ठीक किया बघेल जी को, तंग किया बघेल जी को, उनके लिए भले ही ताली बजाने का काम हो, लेकिन ओवरऑल जो अनडिसाइडेड है, जो न्यूट्रल है, उसमें से 1 वोट ही कम हो, लेकिन वोट जरूर कम होता है जब आप इस तरह के काम कर रहे हैं। और इस तरह के आप रेट डाल के केवल छोड़ दे रहे हैं और उसको कोई लॉजिकल कंक्लूजन भी उसका नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की रेट कितनी और रफ्तार से बढ़ती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।